सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी और जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, जब आप लोग बच्चे कमेंट में फीडबैक देते हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि रोज़ रोज़ क्लास लाए, है ना। हम लोग को भी काम करने में, क्लास बनाने में मन लगता है, इसलिए तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है ना, 20 दिन अब बचे हुए आपके एग्ज़ाम में गिन के, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये लास्ट 20 दिन सोचिए हमको पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को तो आराम ही आराम है रिजल्ट निकल जाने के बाद, है ना। अगर रिजल्ट नहीं आए तो फिर 1 साल का मेहनत, तो फिर से 1 साल का मेहनत नहीं हो, इसलिए इस 20 दिन में जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है। ऑप्शन ए में दिया है धान, बी में दिया है आलू, सी में दिया है गेहूँ और ऑप्शन नंबर डी में है बाजरा। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। ठीक है, बाजरा जो है C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आकार और रंग का व्याख्या करना इसका काम है। ठीक है, आपको बताना है कि आकार और रंग का व्याख्या करना किसका काम है। चलिए तो जल्दी से सबको लाइव चैट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया फ्रंटल खंड, बी में दिया टेम्पोरल खंड, सी में दिया है पेराइटल खंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया अनुपाल खंड। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि आकार और रंग का व्याख्या करना किसका काम है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुपाल खंड, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन को कितने वर्गों में समूहित किया जाता है। आपको बताना है कि मनुष्यों में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों की को कितने वर्गों में समूहित किया जाता है। और प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिनों। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, आपको बताना है कि प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों को कितने वर्गों में समूहित किया गया। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5। और कौन कौन सा होता है, तो होता है IgG, IgM, IgA, ठीक है, IgA, IgD एंड IgE।
ठीक है। ये 5 इम्यूनोग्लोबिन होता है मनुष्यों में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन भागफल होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि जब ऑक्जेलिक एसिड श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन भागफल होता है। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन 3 में दिया है सी, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन भागफल होता है। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है। श्वसन भागफल कितना होता है? 4 होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है, ठीक है। मतलब कि जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। ऑप्शन ए में दिया लिपिड, बी में दिया न्यूक्लिक अम्ल, सी में दिया प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया पॉलीसेकेराइड। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में कि जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ठीक है। जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका अधिक होती है इसका किसका निर्माण अधिक मात्रा में करती है? तो लिपिड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि मोम होता है, आपको बताना है कि मोम क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया एस्टर, बी में दिया एमीन, सी में दिया ईथर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हाइड्रोकार्बन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि मोम क्या होता है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए एस्टर। मोम क्या होता है? तो ईस्टर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है डीएनए में A+G = T+C की खोज इन्होंने की थी। डीएनए में A+G = T+C की खोज किन्होंने की थी? तो जल्दी से बताइए सभी को। ऑप्शन ए में दिया है क्रिक, बी में दिया है केंडू, सी में दिया है वाटसन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चारग्राफ, ठीक है। 4 ग्राफ है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि डीएनए में A+G = T+C की खोज किन्होंने की थी, ठीक है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 ग्राफ, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है, ठीक है। बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक परजीवी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए में दिया अमीबा, बी में दिया है जियार्डिया, सी में दिया यूग्लिना और ऑप्शन नंबर डी में दिया साइकन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जियार्डिया, ठीक है। जियार्डिया जो है एक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें पत्तियाँ भोजन व जल संग्रह करती है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से पेड़ में पत्तियाँ जो है भोजन व जल संग्रह करती है। ऑप्शन ए में दिया है बरगद, बी में दिया है ग्वारपाठा, इसको एलो भी बोलते हैं, ठीक है, एलोवेरा, सी में दिया है प्याज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नागफनी। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किसमें पत्तियां भोजन व जल संग्रह करती है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्वारपाठा या फिर एलोवेरा, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि कौन बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैक्टोज, बी में हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइसिन, ठीक है, बी में है हमारा ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी में हमारा माल्टेज और ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या हो जाएगा? रेनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा रेनिन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहलाता है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहा जाता है, ठीक है। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि वर्णक मेलानिन इससे बनता है। आपको बताना है कि मेलानिन पिगमेंट किससे बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोलीन, बी में दिया है ग्लाइसिन, सी में दिया है ट्रिप्टोफैन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टायरोसिन, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि वर्णक मेलानिन किससे बनता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन से हमारा वर्णक मेलानिन बनता है, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि एक डीएनए में थाइमिन 20% है तो उसमें ग्वानिन की परसेंटेज है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक डीएनए में थाइमिन कितना है 20% है, ठीक है, तो ग्वानिन का परसेंटेज बताना। तो हम सभी जानते हैं एडेनिन और थाइमिन एक बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन और साइटोसिन एक बॉन्ड बनाता है। तो जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है, ठीक है। तो एडेनिन कितना दिया हुआ है 20%, तो थाइमिन में कितना हो गया हमारा 20%, तो एडेनिन थाइमिन कितना हो गया, एडेनिन और थाइमिन कितना हो गया हमारा 40%। तो क्या बचा हमारा ग्वानिन और साइटोसिन। ये अगर 40% है तो ये दोनों कितना है 60% है, ये दोनों 60% है। तो एक ग्वानिन निकालने के लिए क्या कहेंगे 60% को 2 से भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंसेक्टा, बी में दिया है एकाइनोडर्मेटा, सी में दिया है एनिलीडा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निम्न श्रेणी कॉर्डेट, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एनिलीडा। एनिलीडा में जो हमारा क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है किसमें, तो एनिलीडा में, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि किस पौधे में गर्तिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि किस पौधे में गर्तिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं। गर्तिक पर्णरंध्र को इंग्लिश में बोला जाता है सनकेन स्टोमाटा, ठीक है। गर्तिक का इंग्लिश होता है सनकेन और पर्णरंध्र का इंग्लिश होता है स्टोमाटा, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है आम, बी में दिया है हाइड्रीला, सी में दिया है नीरियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमरूद। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किस पौधे में सनकेन स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नीरियम। नीरियम में जो है सनकेन स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है। तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है, ठीक है। आपको बताना है कि बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है। ऑप्शन ए में दिया है एक विकल्पी ऑक्सीजीव, बी में दिया है एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव, सी में दिया है एक विकल्पी अनॉक्सीजीव और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक अविकल्पी ऑक्सीजीव। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु या फिर बैक्टीरिया क्या होता है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव। और ये आपके पैरामेडिकल में 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव, ठीक है। तो ये जो जीव बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया पैदा करता है बोटुलिज्म, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, बोटुलिनियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है बोटुलिज्म पैदा करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप बीज पैदा करता है पर पुष्प नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो बीज पैदा करता है लेकिन पुष्प नहीं। तो ऑप्शन ए में दिया पीपल, बी में दिया पुदीना,
सी में दिया है मक्का और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चीन। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पादप बीज है जो पादप है जो बीज पैदा करता है लेकिन पुष्प नहीं। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चीड़ अर्थात पाइनस। ठीक है, ये जो है हमारा बीज पैदा करता है लेकिन पुष्प नहीं। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी बायोलॉजी से क्वेश्चन देखा, तो चलिए अब हम लोग जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जीके का है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपको बताना है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में दिया हमारा रामाराव, बी में दिया है देशमुख, सी में दिया है झा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पटेल। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी देशमुख। ठीक है, देशमुख जी जो थे हमारे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख, ये हमारे जो थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा शहर जो है एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया चेन्नई, बी में दिया बेंगलुरु, सी में दिया पटना और ऑप्शन नंबर डी में दिया मुंबई। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही जो है एशिया का सिलिकॉन घाटी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपको बताना है कि मगध राज्य की प्रथम राजधानी या पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए में दिया पटना, बी में दिया राजगीर, सी में दिया वैशाली और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राजगीर। ठीक है, मगध राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी और बाद में हर्यक वंश के शासक जो थे वो पाटलिपुत्र या फिर पटना स्थानांतरित किए थे। पाटलिपुत्र जो है पटना का पुराना मतलब पटना नया नाम है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया। ठीक है, आपको बताना है कि मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया। ऑप्शन ए में दिया है तांबा, बी में दिया है लोहा, सी में दिया है सोना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चांदी। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तांबा। मानव ने जो है किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था, तो तांबा का। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से जो सिख के गुरु थे उन्होंने अमृतसर नगर बसाया। ऑप्शन ए में दिया है अर्जुन देव, बी में दिया है हरकिशन, सी में दिया है गोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रामदास। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा सिख गुरु जो था अमृतसर नगर बसाया था। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रामदास। और रामदास जी जो थे सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही अकबर से प्राप्त 500 बीघा ज़मीन में, ठीक है, 500 बीघा ज़मीन पर, ठीक है, अकबर द्वारा उनको 500 बीघा जो ज़मीन दान में मिला था उस पर जो है ये अमृतसर नगर बसाया था। ठीक है, अमृतसर नामक जलाशय खुदवा के वहीं पर एक अमृतसर नगर बसाया था सिखों के चौथे गुरु रामदास। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। आपको बताना है किस गुरु ने जो है
खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया नानक, बी में दिया अंगद, सी में दिया गोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया रंजीत सिंह। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने जो थी खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन। ठीक है, 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ठीक है, आपको बताना है कि किस वर्ष जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ऑप्शन ए में दिया 1857, बी में दिया 1858, सी में दिया 1948 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1880। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 1858। ठीक है, 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। क्यों? तो क्योंकि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और इसके बाद जो है भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में चला गया था। ठीक है, 1858 से ब्रिटिश क्राउन के पास में ये जो है भारत का शासन चला गया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यहाँ पर शुरू हुआ। आपको बताना है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया पंजाब, सी में दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया उत्तर प्रदेश। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, कब? तो अंग्रेजी शासन का विरुद्ध का जो सबसे पहला विद्रोह उत्तर प्रदेश में 1857 ईस्वी में हुआ था। किससे शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लेता है। आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लेता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए। ऑप्शन ए में दिया 1 मिनट, बी में दिया 8, सी में दिया 13 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 0.1। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लेता है। तो 8 मिनट लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। तो ये आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, कमेंट्स में जाके अपना फीडबैक दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।